Welcome to EH Digital. So we are discussing question series on engineering mechanics. This is our lecture number 2. In lecture number 1, we already discussed some concepts regarding equilibrium and discussed some equilibrium conditions for concurrent force system and non-concurrent force system. We already solved 2 numericals regarding that particular topic, equilibrium. So in this lecture number 2, we will solve this particular question and we will discuss some important concepts regarding equilibrium. Okay. So if I see this question, in this question we have been asked to determine the tension in cable AC and BC. So we have to find the tensions in AC and BC, and this is a weight, 1600 kg weight has been put at point C. So we have to find the tensions in AC and BC. So what we can do? We can apply the equilibrium conditions at point C so that we can find the forces exerted on the cable BC and AC. Okay, so हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाएंगे पॉइंट सी के लिए, तो तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तीन फोर्सेस में एक तो डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ दिस वेट एंड देयर विल बी टेंशंस इन बीसी एंड एसी। ठीक है, तो तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा के हम एसी एंड बीसी पे टेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वही समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। एंड हेयर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द कंकरेंट फोर्स सिस्टम, यहाँ पे जो फोर्स सिस्टम है वो कौन सा है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। वो दोनों अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों को अप्लाई करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों ही अननोन होंगे, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों ही अननोन इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, बट इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं, किस तरीके से हम इसको आगे से कैसे आगे डील कर सकते हैं, क्या दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। क्योंकि एक तो मेथड आपके पास है कि दो इक्वेशंस लगाओ, दोनों अननोन्स को जो है दो इक्वेशंस है साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों ही अननोन इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा क्योंकि उसमें कम टाइम कंज्यूम होने वाला है। उसमें क्या करेंगे हम, बेसिकली एक ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि तीन फोर्स है, ऑब्वियसली बात है ट्राइंगल बनेगा और इक्विलिब्रियम बना कंडीशंस है यहाँ पे, तो तीन जो ट्राइंगल, जो तीन साइड्स बेसिकली तीन फोर्स है ना, उन तीन फोर्सेस से जो ट्राइंगल बनने वाला है वो एक क्लोज ट्राइंगल बनेगा। मतलब तीनों फोर्स ऑर्डर में होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे और वो क्लोज होंगे। ठीक है, तो वो ट्राइंगल में मैं डायरेक्टली साइन रूल लगा के बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। बट अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊंगा तो मुझे दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वो पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अगर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है तो आप रिजल्टेंट कितने तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो आप रिजल्टेंट बेसिकली कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक लॉ होता है ट्राइंगल लॉ। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल लॉ होता है और एक पॉलीगन लॉ होता है। बेसिकली ट्राइंगल लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलूं या फिर पार्टिकल का स्टडी बोलूं, आप कंकरेंट फोर्स सिस्टम स्टडी करो या फिर पार्टिकल का स्टडी करो, एक ही बात है। क्योंकि पार्टिकल में क्या होगा, आपके सारे के सारे फोर्सेस उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे लगने वाले। ठीक है, वो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो क्या होगा, एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम। और कंकरेंट फोर्स सिस्टम सिंपली मींस द फोर्स, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज सेम। ठीक है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। ठीक, अब अगर मैं ट्राइंगल लॉ की बात करूं तो सपोज एग्जांपल, ये सपोज फोर्स F1 है, ये सपोज फोर्स F2 है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ये दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ए है, इस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, अगर मैं सपोज F1 तो एज इट इज रखा हमने, F2 को अगर पैरेलली आगे मैं डिस्प्लेस करूं, इस F2 को यहाँ पे पैरेलली आगे यहां तक डिस्प्लेस कर दूं, तो बेसिकली ये सपोज कुछ F2 ऐसे हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल थीटा रहेगा क्योंकि मैंने इसे पैरेलली डिस्प्लेस किया है, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब ध्यान देना, दो फोर्स एक्ट कर रहे थे F1 एंड F2, रिजल्टेंट क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, द ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ द रिजल्टेंट विल बी द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। दो साइड होगी ना, एक F1 एक F2, जो क्लोजिंग साइड होगी वो आपका रिजल्टेंट होने वाला है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। किसमें होगा, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, ये चीज अपोजिट ऑर्डर कैसे, देखो F1 फोर्स कैसा है, टेल एंड हेड, F2 कैसा है, टेल एंड हेड, और यहां पे क्या हो गया, अब हेड एंड टेल। बेसिकली ऑर्डर क्या है, F1 ऐसा है, F2 ऐसा है, बट R कैसा है, इस डायरेक्शन में।
बट अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो टेल हेड, फिर यहाँ पे आ गया हेड टेल, ऑर्डर रिवर्स हो गया ना रिजल्टेंट का, आर का जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना ट्रायंगल लॉ के केस में क्लोजिंग साइड डेफिनेटली रिजल्टेंट होगा बट रिवर्स ऑर्डर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये जरूर देखना है कि रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड तो है बट इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये आप ज्योमेट्रिकली इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब अगर एनालिटिकल मेथड यूज करना है तो एनालिटिकल मेथड में आपको फॉर्मूला पता ही है, रिजल्टेंट का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है, ठीक है। ये एनालिटिकल मेथड है, वो ज्योमेट्रिकल मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली आप कैसे आता है, ये आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ से आता है, वहां से आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, आपने स्कूल लेवल में भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एनालिटिकल मेथड है, यहां से डायरेक्टली वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा जो मैं बात कर रहा हूं पॉलीगन लॉ की, उसमें क्या है, रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं ट्रायंगल में तो दो ही फोर्स हम कंसीडर करते हैं, बट पॉलीगन लॉ में आप मोर देन 2 फोर्स को भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, मोर देन 2 फोर्स को भी इजीली कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रायंगल में 2 ही फोर्स होंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 फोर्स लगे, रिजल्टेंट हमेशा क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल होगा, ठीक है। अब वैसे ही अगर पॉलीगन लॉ की बात करूं, वो क्या है, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। पॉलीगन जो लॉ है वो ट्रायंगल लॉ का ही एक एक्सटेंशन है। उसमें क्या होने वाला है, जो भी नंबर ऑफ फोर्सेज होंगे उसको आप एज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, और जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, जो क्लोजिंग साइड होने वाली है वो आपका रिजल्टेंट होगा, बट अगेन सेम थिंग कि वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में। कैसे, सपोज कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ए पे लगने वाला फोर्स, सपोज ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कुछ, ठीक है, ये कुछ F1 है, ये F2 है, ठीक है, ये F3 है, ठीक है, F1 F2 F3, इस तरीके से कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो सपोज ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए है, अब इसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ग्राफिकली सपोज देखो F1 को मैंने एज इट इज ड्रॉ कर दिया, ठीक है, F2 विल बी लाइक दिस, ठीक है, एंड F3 विल बी लाइक दिस, ठीक है। जो इनकी जो लेंथ है बेसिकली, सपोज ये F1 था, ये है F2, ठीक है, ये जो लेंथ है बेसिकली, लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, बेसिकली जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना वो मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ आप कैसे डिसाइड करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो F1 F2 F3, अब सपोज F3 सपोज मैं बोल रहा हूं दोनों से सपोज ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा लेंथ का कंसीडर किया जाएगा, सपोज इसको मैं लेंथ थोड़ी छोटी कर देता हूं, ठीक है। तो ये सपोज ये चीज है, ठीक है। तो आप जो लेंथ है बेसिकली, जो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं वो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। अब क्या होगा, जो क्लोजिंग साइड होगी बेसिकली, क्लोजिंग साइड जो होगी वो होगा हमारा रिजल्टेंट, बट इन द रिवर्स ऑर्डर, हमेशा ध्यान रखना है कि वो हमेशा आपका रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है। ये जो आपके फोर्सेस चल रहे हैं ये आपका ऑर्डर में चल रहा है F1 F2 F3, बट यहां पे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर हो गया रिजल्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम इतनी देर से रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, आपको रिजल्टेंट का अगर मैं अपोजिट पूछूं तो रिजल्टेंट का अपोजिट क्या हो सकता है, रिजल्टेंट का अपोजिट होता है इक्विलिब्रेंट। रिजल्टेंट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, इक्विलिब्रेंट, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रेंट क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये सेम रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाला है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कहने का मतलब देखो रिजल्टेंट फोर्स जो है ना, अगर बॉडी में रिजल्टेंट फोर्स है तो बॉडी डेफिनेटली मूव करेगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, बॉडी विल डेफिनेटली मूव बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अगर नेट फोर्स प्रेजेंट है तो बॉडी डेफिनेटली मूव करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट के जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर अप्लाई किया जाए फोर्स सिस्टम पे, रिजल्टेंट के जस्ट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया जाए बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ रिजल्टेंट, द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बॉडी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अगर मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर का ही फोर्स अप्लाई कर दूं और रिवर्स डायरेक्शन, रिजल्टेंट के रिवर्स डायरेक्शन में, तो बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। अब यहां से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है,
कि अगर सपोज पॉलीगन लॉ या ट्रायंगल लॉ में जो क्लोजिंग साइड है, अगर क्लोजिंग साइड सेम ऑर्डर में एज दैट ऑफ प्रीवियस फोर्सेस, क्लोजिंग साइड क्या है, सेम ऑर्डर में एज दैट ऑफ प्रीवियस फोर्सेस, तो वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने वाला है। वो किस में रहने वाला है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कहने का मतलब सपोज आपने फोर्सेस ड्रॉ करे ग्राफिकली, जो क्लोजिंग साइड है ना वो सेम ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में कहने का मतलब अभी ये ऐसे में दिखा रहा हूं मैं रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट की जगह कुछ फोर्स ऐसा लगा है और वो क्लोज कर रहा है पॉलीगन को, तो वो क्या होगा, वो पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम किसमें होने वाला है? इक्विलिब्रियम में। किसमें होने वाला है? इक्विलिब्रियम में। हमेशा ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग साइड हमेशा सेम ऑर्डर में है एज दैट ऑफ प्रीवियस फोर्सेस, तो आपका वो फोर्स सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो रिजल्टेंट का जस्ट अपोजिट इक्विलिब्रियम, जस्ट अपोजिट। रिजल्टेंट क्या होता है? इट इज द सेम फोर्स, it is a single force, basically it is a single force which will represent the entire force system with the same effect, okay, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हो गया होगा, ये ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ फॉर द कंकरेंट फोर्स सिस्टम अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। एंड आपने अगेन इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का नाम सुना होगा, लामीज थ्योरम। क्या? लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे पास एक कंडीशन होती है, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है, लामीज थ्योरम को अप्लाई करने के पीछे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो हमेशा याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं अगेन इसके बाद नेक्स्ट लामीज थ्योरम डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको वो भी क्लियर रहे कि किस तरीके से बेसिकली आप लामीज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो किसी भी गिवन सिचुएशंस में। बट कंडीशंस है, उसको अप्लाई करने की कंडीशंस है। देखो, बहुत ही फेवरेट जो कंसेप्ट रहता है लामीज थ्योरम स्टैटिक्स में, बहुत जगह हम इक्वेशंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं लामीज थ्योरम को, ठीक है। लामीज थ्योरम बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी आपका तीन फोर्सेस के सब्जेक्टेड है, उस बॉडी में तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बेसिकली, अ बॉडी इज सब्जेक्टेड अंडर थ्री फोर्सेस, बेसिकली अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अंडर थ्री फोर्सेस, सब्जेक्टेड अंडर थ्री फोर्सेस, या फिर थ्री फोर्स एक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉडी में, और अगर वो फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो वो फोर्स सिस्टम हमेशा कंकरेंट ही होगा। वो हमेशा क्या होगा? कंकरेंट ही होगा। याद रखना, मैंने अभी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला फोर्स सिस्टम कंकरेंट है या नॉन कंकरेंट, वो डिसाइड नहीं किया मैंने, वो कुछ उस बारे में मैंने बात नहीं करी है। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई बॉडी बेसिकली उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, तीन फोर्स लग रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो डेफिनेटली वो तीनों फोर्स क्या होने वाले? कंकरेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड अदर पीएसयूज में भी पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो किस तरीके से, देखो सपोज कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, इसको मैं बात कर रहा हूं, अब ये सपोज इसमें एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स F1 लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है एंड एक F3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। F1 के अपोजिट सपोज अल्फा लग रहा है, F2 के अपोजिट लग रहा है बीटा एंड F3 के अपोजिट लग रहा है गामा, ठीक। आपको याद होगा एक सिंपल इसका लामीज थ्योरम में जो फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? सिंपली F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इक्वल्स टू F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, ठीक है। ये निकल के आता है ना, लामीज थ्योरम का फॉर्मूला ये आता है। बट बेसिकली पता है ये है क्या? ये एक साइन रूल है। साइन रूल आपको याद होगा, आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा अपने स्कूल लेवल में, साइन रूल एंड कोसाइन रूल फॉर अ ट्राइंगल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चंस करते हो या कहीं भी जहां आपका थोड़ा मैकेनिक्स का पार्ट इन्वॉल्व रहता है, चाहे मैकेनिकल और सिविल पार्ट्स जो है इंजीनियरिंग के ब्रांचेस, उसमें डेफिनेटली मैकेनिक्स का बहुत ह्यूज रोल है। तो आपको साइन एंड कोसाइन रूल पता होना चाहिए ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या एक और बात आपको याद होगी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जब आप उसका फोर्स पॉलीगन बनाओगे तो क्लोजिंग साइड भी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, सेम ऑर्डर में। वो अभी हम चेक करते हैं कैसे, जो हमने बोला था अभी उसको हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कैसे। देखो सपोज मैं अगर मैं बोल रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम में, अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो सपोज मैं इसका फोर्स सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है। फोर्स सिस्टम ग्राफिकली अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो F1 फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, F1 फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ठीक है, F2 फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है। देखो F1 डाउनवर्ड एक्ट करा, F2 इधर एक्ट कर रहा है, तो मैंने उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन बनाया, जैसे ये है वैसे ही मैंने ये बनाया, जैसे ये है वैसे ही मैंने ये बनाया।
अब जैसे F3 वैसे मैं यहाँ पे F3 बना दूंगा, और F3 क्या कर देगा, इसको पर्टिकुलर फोर्स पॉलीगन को क्लोज कर देगा। यही तो डिस्कस किया था हमने कि जब भी आप फोर्स पॉलीगन बनाओगे, अगर क्लोजिंग साइड सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर कैसा, देखो टेल हेड टेल हेड टेल हेड सेम ऑर्डर में, F1 F2 F3 आर इन ऑर्डर एंड दे आर क्लोजिंग द फोर्स पॉलीगन, देन द फोर्स सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। याद रखना ये हमेशा, ये क्या है, बेसिकली एक साइन रूल है। ये क्या है, साइन रूल। अब इस ट्रायंगल पे आप साइन रूल लगाओ चाहे कोसाइन रूल लगाओ, वो आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा एंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड, तो आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी डिफरेंट साइन रूल कोसाइन रूल लगा सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बट हमेशा कंडीशन ध्यान रखना, लामीज थ्योरम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब तीन फोर्स लग रहे होंगे किसी पर्टिकुलर बॉडी पे और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। जब तीन फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो डेफिनेटली आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, वो तीन फोर्स हमेशा कंकरेंट ही होंगे, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, कंकरेंट ही होंगे, ठीक। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक। तो नेक्स्ट अब हम जो देखने वाले, ठीक है, ये हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमें देखना है बेसिकली, वो इस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के, दूसरा हम लगाएंगे साइन रूल, क्योंकि ये क्या है, सी पे लगने वाले तीन फोर्स, एक तो एसी पे टेंशन, एसी वाला टेंशन, बीसी वाला टेंशन, और एक वेट जो एक्ट कर रहा है, तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ट्राइंगल बनाएंगे, वो क्लोज होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाएंगे बेसिकली, उस ट्राइंगल पे मैं साइन रूल लगा दूं सिंपली, तो साइन रूल लगा के आप डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते हो ना। तो दोनों तरीके। अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड कम टाइम कंज्यूम कर रहा है, कौन सा मेथड कम टाइम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलो मेथड 1 से सॉल्व करते हैं, बट सॉल्व करने से पहले हमेशा याद होगा, जैसे लेक्चर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए अगेन दो इंपॉर्टेंट चीज, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एज लेक्चर 1 में जो डिस्कस किया था हमने, कि जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो जो भी उसका खुद का सेल्फ वेट है, ठीक है, एंड जो उसमें लगने वाले रिएक्शन फोर्स है उसको इंक्लूड करना रहता है आपको, और बाकी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे, वो तो आप दिखाओगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो उसके साथ जो भी कनेक्टेड बॉडीज होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी उससे कनेक्टेड बॉडीज होती है सबको रिपोर्ट, जो भी सपोर्ट बॉडीज होंगी सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, देखो आप क्या कर रहे हो, जो भी कनेक्टेड बॉडीज होगी उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, आप सिर्फ डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फोर्स को शो करोगे, बाकी जो भी आपके पास कनेक्टेड बॉडीज होगी उनको रिमूव कर दोगे, सपोर्ट रिएक्शन दिखाओगे, सपोर्ट नहीं बनाओगे कभी फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सी पे मेरे को बनाना है, सी पे बनाना है क्या, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। कैसे, देखो सी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो बेसिकली एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है, इसका वेट एक्ट कर रहा है सी पे, ठीक है, एंड बी वाला एक टेंशन बीसी, ठीक है, एंड दिस इज टेंशन एसी, कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली इसका एंगल पता होना चाहिए, एंगल के लिए हमें डायमेंशंस ऑलरेडी गिवन है। सपोज मैं यहां पे एंगल मेंशन कर देता हूं, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, अल्फा एंगल और बीटा एंगल, ठीक, इसको मैं यहां पे कुछ इस तरीके से शो कर देता हूं, ये हो गया अल्फा एंड दिस इज अवर बीटा, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए बेसिकली मैंने यहां पे एक्सिस बना दिया एक्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो स्टेप नंबर 2 बेसिकली जो होने वाला है, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने से सबसे पहले फोर्स सिस्टम को देखना जरूरी है। कौन सा फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक। तो कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्वेशन नंबर 1 होने वाला, समेशन ऑफ फोर्स along x डायरेक्शन शुड बी 0, समेशन ऑफ फोर्स along y डायरेक्शन शुड बी 0, ठीक है, बहुत बेसिक से स्टेप्स है। थर्ड नहीं होगा क्योंकि नॉन कंकरेंट में हमारा क्या आ जाता है, अगेन समेशन ऑफ मोमेंट 0, बट ये कंकरेंट है तो दो ही इक्वेशंस काफी हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहली इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं, समेशन fx इक्वल्स टू 0, तो क्या इक्वेशन आने वाली है, देखो
आपको याद होगा हमने ये भी देखा था साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो राइट में जाने वाला फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन कन्वेंशन माइनस साइन आएगा टेंशन एसी के साथ और ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा, प्लस आएगा क्योंकि राइट साइड में होगा टेंशन बीसी के साथ, ये हो जाएगा साइन बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, टेंशन एसी और टेंशन बीसी दोनों ही अननोन है और दोनों ही फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरी इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूं तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगेन अब क्या करूंगा मैं इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को कंसीडर करने वाला हूं। तो एसी का साइन, एसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपवर्ड है और अपवर्ड वाले को हम क्या पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, वो हमारा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, जो साइन कन्वेंशन है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब एसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है वो क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस टेंशन इन बीसी कॉस बीटा, और ये जो होगा, ठीक है, इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड में अकेला क्या है, सिर्फ वेट, अकेला क्या है, सिर्फ वेट। ठीक है, तो डाउनवर्ड में होगा तो माइनस साइन आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पे दोनों इक्वेशन में सिर्फ W आपके पास नोन है। ठीक है, बाकी सब अननोन है, मतलब AC वाला टेंशन और BC वाला टेंशन दोनों ही अननोन है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन से दो अननोन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट उससे पहले आपको अल्फा बीटा पता होना चाहिए ना। तो अल्फा बीटा के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1100 डिवाइडेड बाय 960। सिमिलरली अगर मैं अप्लाई करूं tan बीटा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 400 डिवाइडेड बाय 960, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम है ना। परपेंडिकुलर बीटा के लिए 400 है, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर 1100 है। ठीक, सिंपल। इस तरीके से आप अल्फा बीटा निकाल के डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, देखो सेकंड मेथड, इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है, आप क्या बनाओ, डायरेक्टली इसका फोर्स पॉलीगन बनाओ। इसका फोर्स पॉलीगन कैसे, देखो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स सपोज ऐसे W एक्ट कर रहा है, ठीक, W एक्ट कर रहा है, W एक्ट कर रहा है। अब आपको एक चीज मालूम है, टेंशन है तो अवे होगा, इस पॉइंट से अवे जाने वाला है, ऑब्वियसली बात है, यहां पे हमने शो किया है अवे जाने वाला है। तो W के साथ यहां पे बेसिकली ये बनने वाला है टेंशन BC, टेंशन BC, और ये क्या होगा, टेंशन AC। ठीक, इक्विलिब्रियम में तो आपका क्या होगा, ये फोर्स पॉलीगन क्लोज हो जाएगा, बट जो क्लोज कर रहा है वो क्या है, ऑर्डर में है। ठीक है, यही तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है कि फोर्स पॉलीगन हमेशा क्लोज होगा और जो क्लोजिंग साइड है वो भी ऑर्डर में होगी, वो भी हमेशा ऑर्डर में होगी, तब जाके आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में। अब आपके पास ये क्या बन गया, अब आपके पास बन चुका है ये कंप्लीट ट्रायंगल, फोर्स पॉलीगन बेसिकली बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, अब इसमें मैं साइन रूल अप्लाई कर सकता हूं, बट साइन रूल अप्लाई करने से पहले मुझे एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एंगल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो एंगल्स के बारे में बात करूं तो आप कौन सा एंगल बोलोगे, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड के साथ देखो ये कुछ इस तरीके से, इसको हमने किस तरीके से बनाया, ये हमारा टेंशन AC है। ठीक, तो ये इसके पर्टिकुलर इसके साथ एंगल क्या बनाएगा, अल्फा। देखो ना, ये जो है AC ऐसे है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स अल्फा होने वाले, तो ये एंगल बेसिकली आपका होगा अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका पास एंगल अल्फा, और ये जो है बेसिकली इसको पैरेलली हमने यहाँ पे प्लेस किया है, इस BC वाले को इसको पैरेलली यहाँ पे प्लेस किया है, तो यहाँ पे इसके जो एंगल बनाएगा वो होगा बीटा, सेम चीज ये बीटा होने वाला है। ठीक है, अब ये एंगल पता नहीं हमें इन दोनों के साथ कौन सा एंगल होगा, बताओ। AC और BC, जो AC कंपोनेंट है और BC कंपोनेंट है, AC कंपोनेंट को क्या करा आपने, जस्ट बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखो दोनों के बीच में एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो अल्फा प्लस बीटा, बट फॉर दिस कन्फिगरेशन, याद रखना अल्फा प्लस बीटा फॉर दिस कन्फिगरेशन। बट इंपॉर्टेंट चीज समझो, इंपॉर्टेंट चीज समझो, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है दोनों केस में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे इसके W के अपोजिट वाला एंगल तो ये है ना, W के अपोजिट एंगल ये है, तो ये एंगल पता होना चाहिए। अब कैसे निकालूं एंगल, देखो ये AC जा रहा है आपके पास, ये आपके पास AC गया, AC के साथ अगर मैं इसको AC को इस BC को पीछे प्रोड्यूस कर दूं, तभी जाकर आपके पास ये एंगल बनेगा ना। देखो BC है AC है, तो BC को अगर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो AC के साथ कुछ ऐसे बनाएगा एंगल। अब BC के साथ तो ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन होने वाली है। अब स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली बात है, यहां पे और यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो
कन्फिगरेशन में चेंज आ जाएगा, एंगल्स का जो कन्फिगरेशन है उसमें चेंज आ जाएगा। याद रखो आपको एंगल कैसे पता लगाना है, देखो AC तो आपको पता है ये अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, बट BC को अगर मैं थोड़ा बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दूं ऐसा, तो एंगल ये वाला है ना, एंगल ये वाला कंसीडर होगा, ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो ये वाला एंगल है, ये वाला, और ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो मैं इस एंगल के लिए मैं बोल सकता हूं ये क्या होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सिंपल सी बात है। और वो यहां से देखो चाहे आप इस ट्रायंगल से बोलो, क्योंकि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180, एक आपको अल्फा पता चल गया, दूसरा बीटा पता चल गया, वो दूसरा क्या होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। बस ये गलती मत कर देना कभी, यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा दिखा डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर दिया, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको इंटीरियर एंगल्स पता चल गए ट्रायंगल के, डायरेक्टली आप साइन रूल लगा दो, डायरेक्टली साइन रूल लगाओ, अप्लाई साइन रूल, अप्लाई साइन रूल। अब साइन रूल अप्लाई करने के लिए देखो क्या करोगे, सिंपली W की वैल्यू आपको पता है, तो आप क्या करोगे W के अपोजिट, W के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप जौन सा कंसिडर करना चाहो, AC वाला जो टेंशन है AC के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है बीटा, साइन बीटा, ठीक है, और BC के जस्ट अपोजिट एंगल अल्फा, तो टेंशन इन BC के अपोजिट जस्ट एंगल क्या हो गया अल्फा। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो एक लाइन में यहां से आंसर आ जाएगा, बट आपको यहां दो इक्वेशंस लिखनी है, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, देन वैल्यूज निकालनी है। बट यहां पे आपको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे भी नहीं है, AC और BC के बारे में से दोनों डायरेक्टली नहीं पूछे, एक ही पूछा है, फिर भी आपको दोनों यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो एक की हेल्प से दूसरा सॉल्व करोगे तभी जाकर निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो डायरेक्टली इसको यूज करोगे ना, तो इससे कम टाइम कंज्यूम होने वाला है, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि एक बार आपको ट्राइंगल बनाना आ गया फिर तो क्या सिंपल आप साइन रूल इजीली अप्लाई कर सकते हो, साइन रूल क्या बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ये फोर्स जो पॉलीगन है बेसिकली ये ट्राइंगल वाला अगर आपको बनाना आ गया, डायरेक्टली साइन रूल अप्लाई करोगे, आंसर आपका बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चाहे आप इस वे में जाओ चाहे इस वे में जाओ, एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली आंसर बता देता हूं, क्योंकि देखो बाकी मेथड आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से सॉल्व करोगे डायरेक्टली अल्फा बीटा यहां से निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा की अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करोगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। या फिर साइन रूल लगाओ, इसको करो, तो दोनों पॉसिबल, आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस विल टेक लेस टाइम। सो फाइनली आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, टेंशन जो AC पे आने वाला है वो होगा 6.36 किलो न्यूटन एंड टेंशन इन BC पार्ट विल बी 12.45 किलो न्यूटन। सो यहां पे आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं विद द टू मेथड्स। पहला मेथड तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के, बाकी क्या है दूसरा मेथड में साइन रूल लगा के। बट साइन रूल लगाने के लिए आपको ना ये ट्राइंगल बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंगल्स की मिस्टेक कर दी तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप क्या करोगे डायरेक्टली इक्वेशंस लगाओगे सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको बस एंगल का देखना है कि एंगल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी गलती करी तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। डेफिनेटली इट विल टेक लेस टाइम बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस मेथड, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे इसी से रिलेटेड एक इससे हाई लेवल का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें केबल को रिप्लेस करके हम स्प्रिंग यूज करने वाले, केबल को रिप्लेस करके स्प्रिंग यूज करने वाले एंड डेफिनेटली वहां पे हमारा क्या स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज तक अभी तक गेट में आया नहीं है, तो डेफिनेटली उसके चांसेस है वो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो रिपीटिवली हर एग्जाम्स में आता रहता है। बट अगर मैं एक केबल को रिप्लेस करके स्प्रिंग लगा दूं या दोनों केबल को हटा के स्प्रिंग लगा दूं तब क्या चेंजेस आने वाले, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एंड डेफिनेटली वो आज तक गेट में आया नहीं, तो उसके डेफिनेटली चांसेस है गेट में आने के, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।